हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार और आप देख रहे हैं के सर साइको इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को वर्ब एंड इट्स काइंड्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो जनरली हम लोग जानते हैं, अगर हम बेसिक तौर पर बात करेंगे तो वर्ब होता क्या है। तो सब जो हम लोग पढ़ते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब, और we can say the word which is used in play the word which is used to show action of a noun or a pronoun, that is called verb. Okay na? But here I would like to tell you a new definition, and that will be a verb is a word that tells something about a person or thing, which comes from the Latin word verbum, means action। यानी कि वर्ब इज अ वर्ड, एक क्रिया वह शब्द है जो कि बताता है अबाउट अ पर्सन, एक व्यक्ति के बारे में, और थिंग, और एक वस्तु के बारे में। ये जो वर्ब वर्ड है ये आपका आया हुआ है कहाँ से? ये आपका लैटिन वर्ड वर्बम से आया हुआ है। लैटिन वर्ड वर्बम से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है एक्शन, अर्थात जिसका मतलब होता है कार्य। ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू, इट टेल्स अस, ये हमें बताती है। ये जो वर्ब वर्ड है ये हमें बताती है किसके बारे में? व्हाट अ पर्सन और थिंग डस, अर्थात एक पर्सन है या फिर कोई वस्तु है, वह क्या करती है। ओके ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर, अर्थात एक पर्सन है, कौन? ही क्या कर रहा है? तो एक पत्र लिखने का कार्य कर रहा है। ओके ना? यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, एंड दैट दे वेंट टू फेयर, अर्थात वे कहाँ जा रहे हैं? फेयर जा रहे हैं। ओके ना? तो यहाँ पर हमने दो चीज़ों को पढ़ने का प्रयास किया। क्या किया? एक तो ये कि ही राइट्स अ लेटर, अर्थात व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, एक वस्तु क्या करती है, और या फिर एक पर्सन क्या करता है। तो ये हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। क्या है? ही राइट्स अ लेटर, अर्थात वह क्या कर रहा है? वह एक पत्र लिख रहा है। दे वेंट टू फेयर, वो बाजार जा रहे हैं। इट इज क्लियर। नेक्स्ट वर्ब हमें क्या बताती है? तो व्हाट इज डन टू अ पर्सन, अर्थात एक व्यक्ति के लिए क्या किया गया, एक व्यक्ति के साथ क्या किया गया, एक व्यक्ति के साथ या क्या किया गया है। तो देखिएगा, हरी इज स्कोल्डेड, अर्थात यहाँ पर हरी को क्या किया गया है? स्कोल्डेड किया गया है। स्कोल्डेड किया गया, फटकार लगाया गया, डांटा गया है। शी वॉज टॉट, उसे पढ़ाया गया है। तो एक व्यक्ति के साथ में क्या किया गया है, ये हमें नंबर सेकंड में देखना होता है। यानी कि वर्ब हमें टेल्स अस करती है किसके बारे में? कि एक व्यक्ति क्या 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 किया है। तीसरी बात है यहाँ पर, एक अगली क्या है कि व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, अर्थात एक वस्तु या एक पर्सन जो है वो है क्या एग्जैक्टली, है ना? तो ही इज़ अ लॉयर, ही इज़ अ टीचर, वह क्या है? वह एक लॉयर है, या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वह एक टीचर है। वह एक टीचर है या फिर वह एक लॉयर है। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि जो हमारी वर्ब होती है वो हमें तीन वस्तुओं के बारे में बताती है। पहली तो ये, एक पर्सन और एक थिंग क्या कर रही है, एक पर्सन और एक थिंग ने क्या किया, उसके साथ क्या किया गया, और एक पर्सन और एक थिंग है क्या एग्जैक्टली। ओके ना? सो तीन चीज़ों के बारे में हमें ये वर्ब जो है बताती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मैं सभी उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं, और ये है आपका काइंड्स ऑफ वर्ब, मतलब क्रिया के प्रकार, या फिर क्रिया के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं, है ना? तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब जो होती है वो आपके कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स? 4 प्रकार की होती है। तो पहली जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं, मैन वर्ब कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, हेड वर्ब कहते हैं। ओके ना? फाइनाइट वर्ब कहते हैं, मैन वर्ब कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, और हेड वर्ब कहते हैं। अब ये जो फाइनाइट वर्ब होती है इसको पुनः एक्सप्लेन किया गया, और वी कैन से पुनः डिवाइड किया गया दो पार्ट में, एंड दैट द वेरी फर्स्ट पार्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड द सेकंड वन इज इनट्रांजिटिव वर्ब, अर्थात सकर्मक क्रिया
और ये इसको क्या कहलाते हैं, ये कहलाती है आपकी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है, विद ऑब्जेक्ट, अर्थात ये जो सकर्मक क्रिया होती है सकर्मक, सकर्मक, सकर्मक का मतलब क्या हुआ, कर्म सहित, अर्थात वह क्रिया जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड रहती है, वह कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब। तब ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो बिना ऑब्जेक्ट के अपना मीनिंग पूरा कर लेती है। वो जो क्या कर लेती है, जो बिना ऑब्जेक्ट के अपना मीनिंग पूरा कर लेती है। अब इनका दोनों का हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, एंड द एग्जाम्पल विल बी क्या, ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड। तो जो फूड है, अब ही ईट्स अगर हम बोल देंगे तो यहाँ पर हमारा जो सेंस है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है विदाउट ऑब्जेक्ट के। रीजन वाइल वी हैव टू टेक एन ऑब्जेक्ट विद दीज टाइप ऑफ वर्ब्स, ओके ना। सो कौन कौन से होते हैं, तो वो सॉरी ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, किनको लगाएंगे, तो ये हमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें जब कभी भी किसी वर्ब के आगे लग जाते हैं तो हम उसमें क्या का आंसर लेकर के पता कर लेते हैं। जैसे ही ईट्स फूड, तो वह क्या खाता है, तो फूड खाता है, भोजन खाता है। क्या खाता है, क्या का आंसर जब भी मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द मंकी जंप्स, द मंकी जंप्स ओवर द बॉल एंड रन्स अवे, अर्थात बंदर जो था वो उछल कर दीवार पर उछल कर चढ़ा और भाग गया। इज दिस क्लियर। तो यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं हुई है और जो वर्ब है उसने अपना मीनिंग पूरा स्वतः ही कर लिया है। इसीलिए इन वर्ब्स को हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब और इन वर्ब को कहते हैं हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ओके ना। अब ये जो फाइनाइट वर्ब होती हैं, या भी यूँ कहते हैं कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब, जो ट्रांजिटिव वर्ब हैं वो आपकी कैसी होती हैं, वो आपकी रेगुलर होती हैं और इर्रेगुलर होती हैं। और यहाँ तक कि सवाल है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब का, तो इंट्रांजिटिव वर्ब भी आपकी कैसी हो सकती हैं, ये भी आपकी रेगुलर हो सकती हैं और इर्रेगुलर हो सकती हैं, यानी कि नियमित हो सकती हैं और अनियमित हो सकती हैं। अब जो वर्ब नियमित होती हैं उनको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उनके अंत में जनरली ईडी आता है, ईडी आता है या फिर एन आता है। एग्जाम्पल के लिए वॉकड, टॉकड, ओके ना, इस तरह से आता है। तो ये हमारी कौन सी वर्ब होती हैं, ये हमारी रेगुलर वर्ब होती हैं। अब इर्रेगुलर वर्ब कौन सी होती हैं, तो वे वर्ब जो इर्रेगुलर होती हैं, मतलब जो जिनका कोई सिस्टम नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ पर कहा, हमने कहा कि टॉक, टॉकड, टॉकड, तो ये हो गई आपकी रेगुलर वर्ब, क्योंकि ये एक ही फॉर्म में चल रही है। लेकिन जब कोई वर्ब ऐसी हो जो तीनों फॉर्म में अलग अलग हो, तब हम उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, तब हम उसे कहेंगे इर्रेगुलर वर्ब। क्या कहेंगे, इर्रेगुलर। जैसे ईट, एट, ईटन, ओके ना। ईट, एट, ईटन, ये एक ऐसी वर्ब है, कैसी वर्ब है, तो ये एक ऐसी वर्ब है जो इर्रेगुलर बेस पर है, क्योंकि इसकी तीनों फॉर्म जो हैं वो अलग अलग चलती हैं। जबकि रेगुलर वर्ब में क्या होता है, इसकी कम से कम दो फॉर्म जो होती हैं वो सेम चलती हैं। इसीलिए हम लोग इसे रेगुलर या नियमित वर्ब कहते हैं और इसको इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। क्या किया है, ईट, एट, ईटन, ओके ना। तो एन आया लास्ट में, तो इसकी एक आइडेंटिफिकेशन है कि लास्ट में क्या आता है, एन आता है, ई एन आता है। इन में क्या आता है, ई डी आता है और ए एन आता है। लेकिन ये 100% ऐसा एकदम 100% नहीं होता है कि इनके अंत में यही आएगा। हाँ, ये होता है कि मोस्टली ऐसा होता है कि ई एन आता है और ई डी आता है और ए एन आता है। मतलब रेगुलर वर्ब में ई डी आएगा और जो ई डी आएगा और ए एन आएगा, ओके ना। और जो इर्रेगुलर हैं उनमें ई एन आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूँ। आगे की चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट, अगला बिंदु जो हमारा है, या यूँ कह दें कि अगला पार्ट जो हमारा है वो है ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ओके। या अभी तक जो हम लोग पढ़ते चले आए हैं वो हेल्पिंग वर्ब के नाम से पढ़ते चले आए हैं। अब जो है इसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो हमारी तीन
प्रकार की होती हैं। सबसे पहली बात तो होती है हमारी कौन सी वाली, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। दूसरी हमारी कौन सी होती है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। और तीसरी जो हमारी होती है वो मार्जिनल ऑक्सिलरी होती है। पहली कौन सी हो गई फ्रेंड्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गई। दूसरी कौन सी हो गई, तो मॉडल ऑक्सिलरी हो गई। और तीसरी वाली हमारी कौन सी हो गई, तो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। इज दिस क्लियर? नाउ फिर से एक बार डिफाइन करते हैं हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं पुनः 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स, 3 प्रकार की। तो वो कौन कौन सी, एक तो आपकी हो गई वर्ब टू बी। और जो वर्ब टू बी होती हैं इन्हीं को हम लोग लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, तो लिंकिंग वर्ब। वर्ब टू बी को लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। अब ये कौन कौन सी होती हैं, तो ये हैं आपकी इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर, वाज, वर। बी, बीइंग, बीन। ये आपकी कैसी वर्ब हो गई, तो ये आपकी वर्ब हो गई। या तो हम इनको लिंकिंग वर्ब कहेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम इनको वर्ब टू बी कहते हैं। अब टू बी ही क्यों कहते हैं, बिकॉज जब भी इनका इस्तेमाल किसी सेंटेंस में किया जाता है, किसी वाक्य में किया जाता है, तो ये अंत में है, हूँ, हो, हैं को शो करते हैं, या फिर था, थी, थो को शो करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए इन वर्ब्स को जो है वर्ब टू बी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। टू हैव का मतलब होता है समथिंग या possession has been हैव्ड बाय द पर्सन। अ पर्सन क्या मतलब, उसके पास में कोई possession है, कोई वस्तु है जो वह रखे हुए है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। अगर पास्ट टेंस में उसने रखी थी तो हैड लगाएंगे, अगर प्रेजेंट में है तो सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, और प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव लगता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ जैसे कि उसके पास एक गाय थी तो ही हैड अ काव, उसके 4 पुत्र थे तो ही हैड 4 सन्स। ठीक है कि नहीं, तो ऐसे करके हम लोग यूज़ करते हैं। और वैसे जनरली हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं हम लोग किसमें, परफेक्ट में। चाहे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो और चाहे वो आपका पास्ट परफेक्ट हो, तो पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में आपके हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। ना इसका तीसरा जो स्वरूप है, तीसरा फॉर्म है वो है टू डू, वर्ब टू डू। तो टू डू में क्या आता है, तो डू, डज, डिड। अच्छा, डू जो है वो आपका कभी कभार मेन वर्ब का भी काम कर लेता है, डज भी मेन वर्ब का काम कर लेता है, लेकिन डिड जो होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है। डिड हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है, तो याद रखिएगा। तो डू ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाता है, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाता है, और जबकि डिड जो है वो पास्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ तक याद रखिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। जैसे ही डू नॉट गो टू स्कूल, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू, डज और डिड का इस्तेमाल किया जाता है। डिड ही गो टू विलेज, क्या वह गाँव गया, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या लगाएंगे, ऐसी कंडीशन में डिड का प्रयोग करेंगे जहाँ पे हमें पास्ट टेंस दिखेगा। और जब प्रेजेंट टेंस दिखेगा तब हम क्या लगाएंगे, तब हम लगाएंगे डू और या फिर लगाएंगे डज। इट इज क्लियर, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे डू। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं वो आपकी संख्या में होती हैं 13 फ्रेंड्स। कितनी होती हैं, 13। देखिए कौन कौन सी होती हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे विल, शैल, कैन, मे। विल, शैल, कैन, मे, ये आपकी प्रेजेंट फॉर्म में है, और जब इनके पास्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो विल का आपका हो जाता है वुड, शैल का हो जाता है आपका शुड, कैन का आपका हो जाता है कुड, और मे का हो जाता है माइट। और अगली जो 5 वर्ब्स और हैं वो क्या है, एक तो आपकी नीड है, फिर दूसरी डेयर है, तीसरी यूज्ड टू है, और ऑट टू है। इज दिस क्लियर। तो ये आपकी कुल मिलाकर के, वैसे अगर हम लोग यहाँ प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी तक रखेंगे तब तो ये आपकी होती हैं 13 संख्या में। बट अगर हम लोग इसको मार्जिनल ऑक्सिलरी में भी अगर डिवाइड कर दें तो फिर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में आपकी ये वाली 3 चली जाती हैं। कौन कौन सी वाली, एक तो चली जाती है नीड, दूसरी डेयर, और तीसरी आपकी यूज्ड टू। ये चली जाती हैं किसमें, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन सी चली जाती हैं, तो एक नीड चली जाती है, यूज्ड टू चली जाती है, और डेयर चली जाती है।
ये इस तरह से आप लोगों ने दो वर्ब को अच्छी तरह से कंप्लीटली समझ लिया है। एक तो फाइनाइट वर्ब को समझा है और दूसरा आपने समझा है ऑक्सिलरी वर्ब को, ठीक है कि नहीं। अब हम चर्चा करेंगे एक वर्ब के अगले प्रकार की, और ये है फ्रेंड्स हमारा वर्ब का तीसरा स्वरूप, तीसरा फॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है पूर्ण क्रियाएं और नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है अपूर्ण क्रियाएं। नॉन लगा हुआ है ना, फाइनाइट के आगे क्या लगा हुआ है, तो नॉन लगा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोलेंगे, अपूर्ण क्रियाएं होती हैं, ठीक है। क्योंकि इनको अपूर्ण क्यों बोला जाता है, तो इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये these forms with the help of verb but these are not working as verb। ये क्रियाएं जो हैं, ये क्रियाएं जो हैं क्रियाओं के मदद से तो बनते हैं, लेकिन इनका प्रयोग जो है वाक्य में वर्ब की तरह नहीं होता है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, अपूर्ण क्रियाएं कहते हैं। इज दिस क्लियर। कितनी होती हैं संख्या में, तो 3 होती हैं आपकी। एक होती है पार्टिसिपल, दूसरी जीरंड और तीसरी इन्फिनेटिव। पहली कौन सी होती है फ्रेंड्स, पार्टिसिपल होती है। दूसरी कौन सी होती है, तो जीरंड होती है। तीसरी कौन सी होती है, तो इन्फिनेटिव होती है। इज दिस क्लियर। हाँ, तो अब बात करते हैं किसकी, पार्टिसिपल की। तो पार्टिसिपल जो है आपका पुनः 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एंड द वेरी फर्स्ट, और जो पार्टिसिपल है आपका, ये कैसे वर्क करता है, तो इसका वैसे इन जो आपकी जो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, ओके, इनमें से आपका जो पार्टिसिपल है, तो जो पार्टिसिपल का मतलब होता है, तो वो वाक्य में आता है, हिंदी वाक्य में कर करके, कर करके, या फिर आता है आपका हुए, ठीक है, कर करके हुए। जैसे मैंने घर जाकर खाना खाया, उसने गांव जाकर तमाशा किया, ठीक है। खेत पर जाते हुए कृषक ने सर्प देखा, खेत पर जाते हुए कृषक ने सर्प देखा। माँ से पिट करके बच्चा स्कूल गया, ठीक है। तो करके आ रहा है, या तो कर आ रहा है, या फिर करके आ रहा है, या फिर हुए आ रहा है। तो यहाँ पर इन वर्ड्स का जो सेंस निकलेगा उसके लिए यूज करते हैं हम लोग पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल में भी आपका जो प्रयोग होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, पास्ट पार्टिसिपल का, परफेक्ट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो फॉर्म होता है वो वर्ब प्लस आईएनजी से बनता है, मतलब वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और इस जैसे कि फॉर एग्जांपल गोइंग, शीइंग, ठीक है। एग्जाम्पल इसका कैसे बनेगा, तो एग्जाम्पल इसका बनेगा जैसे खेत पर जाते हुए कृषक ने एक सर्प देखा। तो जाते हुए, अब इसमें पार्टिसिपल में एक पार्टिसिपल आपका यहाँ पे हो गया। चलिए आगे की चर्चा कर ले रहे हैं, फिर मैं आपको और थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे जीरंड की चर्चा करते हैं। जीरंड जो है, जीरंड भी आपका वर्ब प्लस आईएनजी लगाने से बनता है, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग निकलता है नानी ने। इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी सेंटेंस में, तो इसका हिंदी सेंटेंस में मीनिंग होता है नानी ने, ठीक है, नानी ने होता है। अब समझिएगा, तो ये कैसे बनेगा, तो जीरंड जो बनता है वो आपका वर्ब प्लस आईएनजी लगाने से बनता है। तो जीरंड और जो पार्टिसिपल हैं वो सेम फॉर्मेशन में बनते हैं, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द काइंड्स, तो सिर्फ इतना अंतर है कि ये जो पार्टिसिपल है वो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। किसकी तरह फ्रेंड्स, एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है, जबकि जीरंड जो है वो एक नाउन की तरह यूज़ किया जाता है सेंटेंस में। किसकी तरह, नाउन की तरह। इसका मीनिंग निकलता है नानी ने, इसका मीनिंग निकलता है कर करके हुए। इज दिस क्लियर। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें आप लोगों ने समझ ली हैं। एक, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, तो कर करके हुए निकलेगा। इसका मीनिंग क्या निकलेगा, तो नानी ने निकलेगा। पार्टिसिपल का यूज़ हम लोग जो करते हैं वो एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, जबकि जीरंड का इस्तेमाल और इन्फिनेटिव का इस्तेमाल, इन दोनों का प्रयोग जो है वो हम वाक्य में एक नाउन की तरह करते हैं। इज दिस क्लियर। यहाँ तक मैं समझता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ इस पर थोड़ा सा और स्पेशलाइजेशन करें आप लोगों के लिए, तो इसका मतलब होता है कि वाक्य में कोई कार्य जो भूतकाल में हुआ था, लेकिन चर्चा हम लोग वर्तमान में उसकी अगर कर रहे हैं, तो हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं और वहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे वुंडेड मैन
सॉरी बाउंडेड मैन, तो बाउंडेड मैन कौन होता है, तो ना घायल व्यक्ति, घायल व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है, घायल है। ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड मैन कैसा है, ब्लाइंड मैन है। तो इस तरह का जो भाव निकल करके आता है, जो पहले कोई घटना घटित हुई और अब हम उसकी चर्चा करें, तब समझ लीजिएगा कि हमें क्या करना है यूज़, तब हमें करना है आपका पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। जैसे कि मेरा खोया हुआ पर्स मिल गया है, मेरा खोया हुआ पर्स मिल गया है, तो आई हैव फाउंड माई लॉस्ट पर्स। अब इसमें लॉस्ट पर्स हो गया था पहले, लेकिन अब वो कैसा हो गया, अब वो मिल गया है। ठीक है कि नहीं फ्रेंड्स, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया आपका, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक कार्य शुरू हुआ है और उसी कार्य के दौरान दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य पहले फिनिश होता है और उसके बाद में दूसरा कार्य शुरू होता है। जैसे घर जाकर मैंने खाना खाया, अर्थात घर में पहुँच गया और उसके बाद में मैंने खाना खाया। एक बात क्लियर समझ में आ गई कि नहीं, क्या होता है कि एक कार्य पहले फिनिश होता है, फिर उसके बाद दूसरा कार्य शुरू होता है, तब हम लोग क्या कहते हैं इसको, तब परफेक्ट पार्टिसिपल में सेंटेंस को बनाते हैं। अन्यथा की स्थिति में जैसे रोड पार करते हुए, रोड पार करते हुए मैंने दोनों तरफ देखा। अब यहाँ पर हमने रोड पार जब हम कर रहे हैं, अर्थात एक काम कर रहे हैं, रोड पार करने का काम कर रहे हैं, और उसी समय हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ देख रहे हैं, तो इट मीन्स आपका कौन सा वाला, एक कार्य करने के दौरान दूसरा कार्य भी कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। और अगर हमें क्या करना है, एक कार्य हमारा फिनिश हुआ है और दूसरा कार्य हम उसके बाद दूसरा कार्य हमारा शुरू होता है, तब हम उसको कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम लोग किस में लगाएंगे, तो कर करके हुए में सेंस में लगाएंगे, और इन दोनों का जो भाव निकल करके आता है वो हुए, हुआ या हुई निकल के आता है। आगे की बात करते हैं। जीरंड में क्या होता है, मैंने आपको जीरंड बता ही दिया है। जीरंड जो होता है वो आपके एज अ नाउन, सेंटेंस में एज अ नाउन वर्क करता है। ऐसे ही इन्फिनिटिव भी आपका सेंटेंस में एज अ नाउन वर्क करता है। और जीरंड और इन्फिनिटिव के उतने ही फंक्शन होते हैं एक सेंटेंस में जितने कि नाउन के फंक्शन होते हैं। नाउन के फ्रेंड्स 5 फंक्शंस होते हैं, ये मैंने आपको डिटेल में बताए हैं नाउन की क्लास में, आप जाकर के देख लीजिएगा, वीडियो पड़ा हुआ है उसको देख लेना। अगली चर्चा करते हैं किसकी, फ्रेजल वर्ब की। अब ये फ्रेजल वर्ब क्या होता है, तो वाक्यांश क्रियाएं होते ही हैं। ये वाक्यांश क्रियाएं, वाक्यांश क्रियाएं कौन सी क्रियाएं होती हैं, तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन के मिलने से जो क्रियाएं बन करके तैयार होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं वाक्यांश वर्ब, या यूँ कहते हैं कि फ्रेजल वर्ब। एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये वर्ब जो हैं एक प्रीपोजिशन के साथ मिलकर के काम करती हैं, तब इनका भाव जो होता है पूरी तरह से चेंज हो जाता है, इनका अर्थ जो होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जैसे कैरी मीन्स तो होता है ले जाना, लेकिन ले जाना होता है, लेकिन इसमें लगा दें हम लोग कैरी ऑन, तब ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा जारी रखना। ऐसे ही कीप ऑन, कीप मीन्स होता है रखना, तो ऑन अगर लगा दिया था तो मतलब रखना, मतलब जारी रखे रहना किसी वस्तु को। ब्रेक अप होता है, ऐसे ही पैक अप होता है। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ब्स जो हैं उनके साथ में अगर हम लोग प्रीपोजिशन को मिला करके एक नई वर्ब का फॉर्म करते हैं, एक नए वर्ड का फॉर्म करते हैं, सॉरी वर्ब नहीं वर्ड का फॉर्म करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फ्रेजल वर्ब फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में आप लोगों को पढ़ने को मिला है वर्ब एंड इट्स काइंड्स। मैंने आपको पूरी तरह से कंप्लीटली समझाने का प्रयास किया है। यहाँ से मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई भी डाउट आप लोगों को रह गया है। अगर डाउट आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेजकर अपनी समस्या को जो है भेजकर मेरे से उसका निदान करा लेंगे। ठीक है, और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले क्लास में आप लोग पढ़ेंगे नॉन फिनिट वर्ब्स का प्रयोग कैसे होता है। धन्यवाद।